Hello guys, welcome you all our YouTube channel Supreme 60 Institute. Guys, एज यू नो कि हम लोग लास्ट कुछ वीडियो से हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज पढ़ रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज में गाइज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रीवियस अगर आप 2-3 वीडियो की बात करें तो हम लोगों ने E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म एंड E1CB मैकेनिज्म को फिनिश कर लिया है। गाइज आज हम लोग जैसे कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, कोई भी रिएक्शन अगर हम लोग खत्म करते हैं तो एट द एंड हम लोग गाइज लास्ट प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई मेंस या एडवांस को, उसको हम लोग एट द एंड डिस्कस करते हैं। फाइन। तो गाइज आज भी हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की आखिरी वीडियो पे आ गए हैं, जिस पे हम लोग किसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रीवियस ईयर आए हुए जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन के बारे में। गाइज ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जैसे कि आपने पुराने वीडियोस आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज आके आप जाके प्ले लिस्ट में आप वहां से आप देख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के वहां के वीडियो सारे आपको मिल जाएंगे। फाइन। तो आपको फाइनली वहां के और एलिमिनेशन जिसने अभी नहीं पढ़ा है वो यहाँ पे अगर अचानक से आके देखेगा तो हो सकता है उसे थोड़ी सी परेशानी हो इस बात में। क्यों? क्योंकि हम लोग अब एलिमिनेशन के बेसिस पे आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे सब एलिमिनेशन के बेस पे होगा, वो चाहे E1 हो, चाहे E2 हो, चाहे E1CB हो। तो मेक श्योर कि आप E1, E2 एंड E1CB मैकेनिज्म का वीडियो आप देखे हों और उससे आप वेल अवेयर हो, तो ये इजीली और बहुत ही क्विकली ये आपको पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। फाइन। तो आई होप बातें आपकी खत्म हो गई। चलिए क्लास शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस एंड एडवांस, सबसे पहला जैसे कि हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। कहाँ से? जब AIEEE हुआ करता था, अब उसे जेईई मेंस में बोल दिया गया। AIEEE 2002 से क्वेश्चन पिक करके बहुत ही रिसेंट 2020 तक की बात हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन पिक करते हैं। मैक्सिमम डिहाइड्रेशन टेक प्लेस दैट ऑफ। गाइस पूछा गया ये 4 ऑप्शंस में किसमें मैक्सिमम डिहाइड्रेशन होगा। अच्छा, कोई ये क्वेश्चन करने से पहले ये बताए कि मैक्सिमम डिहाइड्रेशन का सेंस क्या है। मैक्सिमम डिहाइड्रेशन का सेंस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर निकले या फिर डिहाइड्रेशन के बाद गाइस जो प्रोडक्ट आए वो स्टेबल है। याद होगा इसी से मिलता जुलता हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था मैक्सिमम इनोलाइजेशन आइसोमेरिज्म में। तो वहां पे हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स इनोलाइजेशन की बात नहीं करते थे। मैक्सिमम इनोलाइजेशन का मतलब क्या? परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम इनॉल कंटेंट था गाइस वहां पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिहाइड्रेशन का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर रिमूव हो। मैक्सिमम डिहाइड्रेशन का मीनिंग इतना है कि आफ्टर डिहाइड्रेशन जो प्रोडक्ट आए दैट विल बी द स्टेबल। ओके फाइन। अब जैसे कि हम लोग ये भी जानते हैं कि डिहाइड्रेशन के बारे में हम लोग ने E1 मैकेनिज्म में पढ़ा था, याद है? डिहाइड्रेशन E1 मैकेनिज्म विद कंसंट्रेट H2SO4 या H+ विद डेल्टा। लेकिन यहाँ पे डिहाइड्रेशन बोल दिया है, लेकिन ये नहीं बोला है कि मीडियम कैसा था, एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में। अब बेसिक मीडियम की बात करूंगा तो जिन लोगों ने E1CB मैकेनिज्म पढ़ रखा देखा होगा तो वहां पे गाइज मैंने आपको बताया था कि बेसिक मीडियम में E1CB मैकेनिज्म फॉलो होता है डिहाइड्रेशन में। क्यों? क्योंकि OH एक बैड लिविंग ग्रुप। फाइन। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से अटेम्प्ट करें, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अब अगर आप देखें तो अगर हम लोग वही H+ भी मान के चलें कि एसिडिक मीडियम में हो रहा होगा तो फाइनली हम लोग को गाइस क्या बनाना होता है? इस कार्बोकैटायन बनाना होता है H+ अटैक करा के। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को सोचते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें तो गाइस अगर हम लोग पहले ऑप्शन में देखें तो पहले ऑप्शन में अगर डिहाइड्रेशन का स्टेप्स फर्स्ट इन्वॉल्व करें तो स्टेप फर्स्ट में गाइस जो आपका कार्बोकैटायन बन रहा है, ओके, जो कार्बोकैटायन आपका बनेगा फाइनली वो बहुत ही अनस्टेबल बनेगा। बहुत ही अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। क्यों बनेगा कार्बोकैटायन? क्योंकि प्लस चार्ज क्या करेगा, कार्बोनिल के जस्ट बगल वाले पे है और कार्बोनिल के बगल पे कार्बन वाले चार्ज पे प्लस आएगा और ये प्लस प्लस रिपल करेंगे तो ये क्या होगा? बहुत ही अनस्टेबल होगा। आई होप दिस इज ओके। तो ये वाला ऑप्शन तो होने से नहीं रहा, इसके बारे में बात करते हैं। जब पहला स्टेप इसमें नहीं होगा तो गाइस डिहाइड्रेशन के बारे में इसमें सोचेंगे नहीं पहले वाले ऑप्शन में। दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए तो ये आपका हो जाएगा, इसका डिहाइड्रेशन आसानी से हो जाएगा गाइस। क्यों कैसा होगा? H+ इस पे अटैक कराइए, H+ जब अटैक कराएंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज कार्बोनिल के बगल नहीं आएगा। फाइन। कार्बोनिल के बगल नहीं आएगा, कुछ इस तरह से ये वाटर यहां से रिमूव होगा। फाइन। तो कार्बोकैटायन कुछ इस तरह से जनरेट होगा।
यहाँ पे कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन 4 हाइपर कंजुगेशन के साथ स्टेबलाइज है। अब आखिरी स्टेप में क्या होता था, जो वो H2O होता था वो बेस H अब्स्ट्रैक्ट करता था, अब ये H एसिडिक H यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड कुछ यहाँ आ जाएगा और कार्बोनिल। अब ये देखिएगा गाइस, ये कॉन्जुगेट सिस्टम मिला आपको, कॉन्जुगेट सिस्टम। और आपको पता है कि कॉन्जुगेट सिस्टम जो होता है नॉन कॉन्जुगेट सिस्टम से स्टेबल होता है, डबल सिंगल डबल, ये पूरा का पूरा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो गाइज ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये मैक्सिमम डिहाइड्रेशन रेट से होगा। व्हाट अबाउट दिस गाइज, इसमें अगर आप डिहाइड्रेशन करेंगे तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा, इसमें भी डिहाइड्रेशन करेंगे कोई कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा। फाइन, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन। फाइन, नोट कीजिए, फिर कुछ आगे क्वेश्चन बात करते हैं। गाइज अगर पुराने वाले क्वेश्चन पे थोड़ी सी डिस्कशन और करें तो अभी हमने क्या मान के चला वहां पे कि एसिडिक डिहाइड्रेशन था। फाइन, एसिडिक डिहाइड्रेशन की वजह से हमने इस वाले ऑप्शन को कर दिया। गाइज अगर यहाँ पे बेसिक मीडियम होता तो अभी भी आपका H जो है यही निकलता और आपका क्या फॉर्मेशन होता, कार्बेनाइन फॉर्मेशन होता। फाइन, कार्बेनाइन फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता और ये कार्बेनाइन को हम क्या बोल देते, कॉन्जुगेट बेस। अगर आपको अब याद आ रहा हो तो मैं E1CB के बारे में बात करने का प्रयास कर रहा हूं, E1CB मैकेनिज्म के बारे में मैं सोच रहा हूं। E1CB अगर आप देखें तो ये क्या हमने बताया था कि जो बेस बनना चाहिए वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अब ये देखिए कॉन्जुगेटेड बेस है क्योंकि इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है। फाइन, तो पहला स्टेप में आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, लेकिन आपको पता है कि ये रेजोनेंस करने के लिए नहीं आया है, फिर क्या करेगा, ये वापस आएगा और इस बैड लीविंग ग्रुप OH को यहां से निकालेगा। तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो ये कंपाउंड है ये आसानी से डिहाइड्रेशन पार्टिसिपेट करेगा E1CB मैकेनिज्म में। तो यहां पे मीडियम दिया नहीं गया है कि हम एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं या बेसिक मीडियम में करा रहे हैं। फाइनली अगर बेसिक मीडियम में होता तो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट होता, सबसे फास्टेस्ट रेट होता डिहाइड्रेशन का। एसिडिक मीडियम में है तो एसिडिक मीडियम में भैया कार्बोकैटायन बनाते हैं, आपको याद होगा फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, देन रिमूवल ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसीलिए जो अभी हम लोगों ने सोल्यूशन किया इससे पहले वाला वो एसिडिक मीडियम में किया, इसे बेसिक मीडियम में किया, जो ये भी आपके सामने, यानी रिजल्ट जो है दोनों का सेम ही आ रहा है। नोट कीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही बातें बोली गई इस क्वेश्चन में जो प्रीवियस में था। बोला गया है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड व्हिच कैन बी डिहाइड्रेटेड वेरी इजीली। गाइज यहां पे भी वही बात बोला गया, क्या, डिहाइड्रेशन। फाइन, क्या बोला गया है, डिहाइड्रेशन। अच्छा, अगर पुराने क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा रिलेट करें तो क्या चीजें फर्क आएंगी। डिहाइड्रेशन वेरी इजीली यहां पे पूछा गया है, वहां पे गाइज मैंने दो मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया। किसके बारे में, एक E1 मैकेनिज्म के बारे में जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के थ्रू कंप्लीट होता है डिहाइड्रेशन। दूसरा गाइस डिस्कस मैंने क्या किया, E1CB के बारे में जो कॉन्जुगेट बेस बनाता था। क्यों, क्योंकि वहां पॉसिबिलिटी थी कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन होने की। फाइन, इसलिए अच्छा क्या इसमें कोई कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी है, स्टेबलाइज कॉन्जुगेशन बेस की बात मैं कर रहा हूं, नहीं। तो भैया यहाँ पे एक ही बात है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, ये अंडरस्टूड है कि H प्लस कैटलिस्ट के प्रेजेंट में ही ये हुआ। फाइन, ये H प्लस कैटलिटिक प्रेजेंट में ही ये हुआ है, मतलब ये एसिडिक डिहाइड्रेशन के बारे में ही बात कर रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। गाइस ये मैंने आपको बताया था, आप जाके देखिए E1 मैकेनिज्म में मैंने आपको जब बताया था तो वहां पे बताया था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा हो, ठीक है, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा हो कार्बोकैटायन की उतनी ही ज्यादा रेट से डिहाइड्रेट होता। और स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस, अगर यहाँ पे H प्लस अटैक करेगा, वाटर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 2 हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज होगा। गाइस यहां से अगर ये निकलेगा पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा तो ये 2 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा तो 5 हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज है। लुक एट दिस वन गाइस, इसको अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, दैट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन।
फाइन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो हाइपर कंजुगेशन कितने होंगे, 3 3 6 2 8 हाइपर कंजुगेशन होंगे। सिमिलरली गाइज ये भी क्या है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और रेट ऑफ डिहाइड्रेशन अगर आसानी से देखें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। गाइज मैंने ये आपको वहां पे लिखाया था, ये आपको मैंने बताया था किसका, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से इसका आंसर मिल गया होगा। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। AIEEE 2004 में गाइस ये पूछा गया था। फाइन, यानी रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के साथ जा सकते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज इसे आप ट्राई कीजिए अपने आप। मैंने जैसे कि हमेशा बोलता रहता हूं कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले करूं, सबसे पहले आपको खुद ही ट्राई करना होगा। फाइन, जब आप खुद ट्राई करके सही आंसर कर पाएंगे ना यार, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। बोला गया एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2 ब्रोमो ब्यूटेन, द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन। गाइस बोला गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन का एलिमिनेशन कर रहे हैं, तो रिजल्ट जो फॉर्मेशन का होगा वो कैसा होगा, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। गाइस ये आपका क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। फाइन, अब इलिमिनेशन कर रहा है, यानी कोई बेस होगा। यहाँ पे बेस के बारे में जिक्र नहीं किया है, और यहाँ पे हमें पता है कि इलिमिनेशन बेस ही SBR कराएगा। गाइज अब यहाँ पे कोई बेस का जिक्र नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली जब हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई पाबंदियां नहीं होती, तो हमारे पास क्या होता है, सैडजेफ एलिमिनेशन। यानी हमारे पास अगर मैं आपको बोलूं तो ये आपका क्या है, अल्फा कार्बन है। गाइज ये क्या है, बीटा कार्बन है, और ये क्या है, बीटा कार्बन। एक ये यहां से निकालेंगे, तो एक यहां से निकालेंगे, तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा गाइज, ये आएगा। दूसरा ये अगर यहां से निकालेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। फाइन, ये आपका क्या है, 2 ब्यूटीन। फाइन, ये क्या है, 1 ब्यूटीन। अब गाइज इसमें कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है, आप बहुत आसानी से आता होगा। अब ये बहुत सी आसान बात है। ये क्या है, सैडजेफ प्रोडक्ट है, ये मेजर होगा। ये गाइस क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट है, तो ये माइनर होगा। फाइन, तो ऑब्वियसली 2 ब्यूटीन इज द मेजर प्रोडक्ट, प्रीडोमिनेंटली 2 ब्यूटीन। गाइस यहाँ पे कुछ करेक्शन है, यहाँ पे 2 ब्यूटीन होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 ब्यूटाइन लिखा था, यहाँ पे 2 ब्यूटीन होगा। फाइन, 1 पहले ऑप्शन में 2 ब्यूटाइन लिखा है, तो दोनों सेम नहीं हो सकते, तो पहला वाला तो गलत। फिर बोला गया 1 ब्यूटीन, ये भी गलत। सी ऑप्शन बोला गया 2 ब्यूटीन, हाँ यही परफेक्ट आंसर इसका, 2 ब्यूटीन। इक्विमोलर मिक्सचर ऐसा पॉसिबल नहीं। गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, क्या ऑप्शन क्या दे देता, प्रीडोमिनेंटली 1 ब्यूटीन, प्रीडोमिनेंटली 2 ब्यूटीन, लेकिन उस 2 ब्यूटीन का ऐसे ना लिखता, सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन। फाइन, ऐसे लिखता, तो आपको 2 ब्यूटीन में भी सोचना पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांस 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होता है सिस 2 ब्यूटीन से। फाइन, ये 2005 में IEEE में आया था। नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गाइज इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला गया। एक कोई कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्वाटरनरी अमोनियम है, पॉजिटिव चार्ज। दिस क्वाटरनरी अमोनियम बेस के साथ हीट किया गया है। पूछा क्या है, द एल्कीन फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट इन द अबव एलिमिनेशन रिएक्शन। गाइस इस रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में जो एल्कीन बनेगा वो कौन सा एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, इसके बारे में बात किया। गाइज ये एलिमिनेशन देखने के बाद आपको जब इसे देखते हैं तो आपके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया था, एलिमिनेशन में हमने बहुत तरह के एलिमिनेशन पढ़े हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, हम लोगों ने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ा, डिहाइड्रेशन पढ़ा, याद है आपको, और डिहाइड्रेशन भी पढ़ा हम लोगों ने, और दूसरे तरीके से डिहाइड्रेशन पढ़ा हम लोगों ने 2 मैकेनिज्म से, एक E1CB से और एक E1 से। ठीक है गाइज, ये क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम का मैंने बताया था। क्वाटरनरी अमोनियम का मतलब ये बैड लीविंग ग्रुप है। याद आपको जब मैं हॉफमैन एलिमिनेशन पढ़ा रहा था, उस केस में मैंने बताया था 2 केस में हॉफमैन एलिमिनेशन पॉसिबल है गाइज, जब क्या हो, बेस क्या हो, बल्की हो, या दूसरे सेंस में लिविंग ग्रुप क्या हो, बैड लिविंग ग्रुप हो। इन दोनों केस में हाफमैन एलिमिनेशन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। गाइज यहाँ पे तो बेस बल्कि नहीं है, लेकिन याद कीजिए क्वाटरनरी अमोनियम है, बैड लिविंग ग्रुप, जैसे मैंने कहा फ्लोराइड आयन हो
और ये दो ही एग्जांपल मैंने वहां पे दिए थे आपको, फाइन, जब मैं हॉफमैन एलिमिनेशन बता रहा था, क्वाटरनरी अमोनियम का और फ्लोराइड का। ये दोनों बैड लिविंग ग्रुप होते हैं, ये हॉफमैन मैकेनिज्म के थ्रू एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाते हैं। चलिए गाइस हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर एलिमिनेशन यहाँ पे करना हो तो कौन सा एलिमिनेशन, एक बात मैंने भी बता दिया भैया, कौन सा E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन होता है, E2 एलिमिनेशन बाई हॉफमैन मैकेनिज्म। ये बात आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जिसने E1, E2 और E1 CB को ढंग से नहीं देखा उसे थोड़ा सा परेशानी होगी। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए मैं इसे यहाँ से थोड़ा बाहर यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे मिथाइल को मैं CH3 लिख लेता हूँ, यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से फिर CH3 लगा हुआ। गाइस ये इथाइल जो है इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, CH2 CH3। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है नॉर्मल ब्यूटिल। इस कार्बन से गाइस क्या लगा हुआ है, नॉर्मल ब्यूटिल, CH2 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 और ये CH3, एक नॉर्मल ब्यूटिल ग्रुप लगा हुआ है। जैसा भी आप लिखें CH3 CH2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 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 CH3, आप समझ रहे होंगे कि नॉर्मल ब्यूटिल होगा ये ऐसा, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये आपका फाइनल दिया गया। अब गाइस आपको पता है कि क्या होता है इसमें, E2 मैकेनिज्म होता है। E2 मैकेनिज्म में लीविंग ग्रुप और H प्लस साथ साथ रिमूव करते हैं साइमल्टेनियसली, सिंगल स्टेप होता है। तो पहले तो यहाँ आप बताइए अल्फा कार्बन कौन है जिससे लिविंग ग्रुप लगा हो, ये अल्फा कार्बन। यहाँ लिविंग ग्रुप क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम आयन, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन ये है जिससे नाइट्रोजन लगा, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन। गाइस जिससे नाइट्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, जैसे मैं बात करता जैसे हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा होता था वो अल्फा होता था, इस बार ये सारे के यहाँ अल्फा। गाइस इसमें तो कोई बीटा है ही नहीं, लेकिन अब अगर मैं बीटा कार्बन को बोलूं तो ये आपका बीटा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है। गाइस सिमिलरली ये आपका बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन। यहाँ पे बीटा कार्बन बहुत सारे हो गए। अच्छा क्वेश्चन है ये, फिर से वापस आएगा किसी न किसी फॉर्मेट में, ठीक है। अब जरा देखिए, अब मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या, मुझे हाफमैन मैकेनिज्म सोचना है। और हाफमैन साहब ने जस्ट बताया था कि आप जब एलिमिनेशन कर रहे हो तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करें जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। मैं रिपीट करता हूं, हॉफमैन साहब ने बोला था कि उस बीटा कार्बन से H आप एलिमिनेट करें जिसके पास H मैक्सिमम हो। जरा देखिए, अगर मैं इसके बारे में बोलूं तो गाइज इस बीटा कार्बन के पास एक ही H है, तो ये बीटा हमारे मतलब का नहीं है। गाइज इसके पास अगर देखें तो इसके पास 2 H है, ठीक है। इसके पास देखें तो इसके पास कोई बीटा है ही नहीं, यहां भी इसके पास देखें तो इसके पास भी 2 है। गाइस इस कार्बन को अगर आप देखें तो इस बीटा कार्बन के पास 3 H है, तो यानी ये हाफमैन के अकॉर्डिंग सही है। तो जो बेस है तो इस H को ये निकालेगा, जो H है इस H को निकालेगा, यानी और ये पाई बॉन्ड यहां फॉर्मेशन होगा। इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे CH3 है, यानी यही जो बीटा कार्बन है जो हमने बताया, यहीं से H निकलेगा, यहीं से H निकलेगा, जो बेस है यहाँ पे इसी H को निकालेगा और ये बॉन्ड इधर आएगा और पूरा का पूरा ग्रुप लीव कर जाएगा। यानी अब आपको अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता नजर आएगा कुछ यहाँ से यहाँ पे, और इस क्वाटरनरी अमोनियम की वजह से इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा इस कार्बन पे। तो जो अगर मैं प्रोडक्ट एल्कीन के बारे में सोचूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इतना भारी भरकम रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट बहुत छोटू सा आया। अच्छा लीविंग ग्रुप को अगर आप देखें तो लीविंग ग्रुप प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा हैवी है। CH3 यहाँ पे N और यहाँ पे मिथाइल, अब यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटाइल, कुछ मैं ऐसे लिख दूं ऐसे, ये आपका है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट एल्कीन है जिसके बारे में आंसर में पूछा है, देख लीजिएगा एथीन, यानी ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आपका फाइनली एक 3 डिग्री एमीन जो है एज ए लिविंग ग्रुप में निकल गया। फाइन, इस तरह नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया इसमें। रिएक्शन ऑफ
रिएक्शन ऑफ ट्रांस टू फेनिल 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। क्या? रिएक्शन ऑफ ट्रांस टू फेनिल 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन ऑन रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH प्रोड्यूसेस। एक बहुत बड़ा IUPAC नाम दे दिया गया है। एल्कोहलिक KOH का इंट्रोडक्शन ही आपको क्या देता है? एलिमिनेशन। एल्कोहलिक KOH देखते ही हमें यह समझ में तो आता है कि एलिमिनेशन होने वाली बात है। लेकिन भैया ये बेटर क्वेश्चन है। बेटर क्वेश्चन क्या है, इसे मैं चाहता हूं अपने आप ट्राई करें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि बेटर क्या है, क्या खासियत है। जिसने भी अच्छे से पुराने वीडियोस को नहीं देखा होगा, हर बात को ढंग से समझा नहीं होगा, डेफिनेटली उससे ये गलत हो जाएगा। ट्राई कर लिया? चलिए मैं ट्राई करता हूं। फाइनली यार, पहला सबसे आसान बोलूं या मुश्किल बोलूं समझ में नहीं आता। पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना ही सबसे बड़ा काम है। क्यों? क्योंकि अब इसका IUPAC नाम लिखा है। अब IUPAC नाम लिखा है, उसमें ट्रांस दिया है, मतलब सब कुछ ज्ञान इसमें उड़ेल दिया है उसने एलिमिनेशन के साथ। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए क्या करिए, आप पहले पेरेंट चेन के पास जाइए। पेरेंट चेन क्या बोला है? साइक्लोपेंटेन। फाइन, तो पेरेंट चेन के लिए मैं साइक्लोपेंटेन पहले बना लेता हूं। तो ये साइक्लोपेंटेन बना लिया हमने। बोला क्या? ट्रांस बनाया है, और किसके? 1 2 के रिस्पेक्ट में कुछ बातें हुई है, तो ये 1 और ये 2 मैंने बोल दिया। ट्रांस का मतलब है क्या होगा? H जो होंगे वो अपोजिट होंगे, ठीक है। 2 फेनिल 1 ब्रोमो, यानी अगर मैं इसे ब्रोमो बोल दूं, इसे फेनिल बोल दूं, तो ये भैया आपका सही स्ट्रक्चर ड्रा हो गया। अब इसकी नंबरिंग आप कर लीजिए 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया? ट्रांस 2 फेनिल 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन। पहला काम तो यही करना होगा आपको, क्या? स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा। अच्छा, स्ट्रक्चर ड्रा करके इन्होंने क्या बोला है? एल्कोहलिक KOH डिजॉल्व इन एल्कोहल, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी समझ में आ रहा क्या? E2 मैकेनिज्म। ये बात तो हमें समझ में आ गया कि एलिमिनेशन होगा, ये मैकेनिज्म होगा, लेकिन ये ट्रांस का क्या कनेक्शन है? कोई सोच पा रहा है? सोच पा रहा कोई? चलिए, सोच नहीं पा रहा, मैं थोड़ी मदद कर देता हूं। एलिमिनेशन के बारे में हम सोचें तो यहां पे लिविंग ग्रुप क्या है गाइस? Br है। लिविंग ग्रुप क्या है? Br, यानी जिससे लिविंग ग्रुप लगा वो क्या है? अल्फा। अच्छा, ये आपका क्या है? इसके बगल वाला कार्बन ये बीटा, इसके बगल वाला कार्बन क्या है? ये बीटा, यानी 2 बीटा कार्बन है गाइस। इसके बगल में यहां पे भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी बीटा हाइड्रोजन है। और अगर मैं बोलूं तो इस बीटा कार्बन पे भी आपके पास क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन होंगे। और दोनों हाइड्रोजन को मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से ड्रा करूं तो मैं ऐसे ड्रा कर सकता हूं, इस तरह से, ठीक है। अब एक बात हमें आप बताइए कि स्ट्रॉन्ग बेस E2 एलिमिनेशन, यानी साइमल्टेनियसली होने वाला लिविंग ग्रुप और S निकलने वाला है, लेकिन इस ट्रांस का मीनिंग क्या है? अब आप मुझे बताइए। अगर कोई सोचे कि सर यहां से Br, यहां से S निकालूंगा तो प्रोडक्ट हमारे पास जो आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। ये Br मैंने लिया, यहां से S लिया, तो फाइनली अब मैं pH को मैं कहीं लिख दे रहा हूं, क्योंकि अब pH के ऊपर नीचे होने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर ये आएगा, ठीक है। अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे लिखना तो ऊपर ही रहने दे, मुझे परेशानी नहीं है, ठीक है। ये आएगा। अच्छा, अगर किसी ने ये वाला H ना पिक करके यहां से ये वाला H पिक किया, ये वाला H, यहां से H लिया और यहां से Br दिया, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, डबल बॉन्ड यहां आएगा और यहां पे pH से बना रहेगा। 2 प्रोडक्ट है। अच्छा, बात बताइए, इन दोनों में मेजर कौन होगा? दोनों के अमाउंट आएंगे या एक ही कोई बनेगा? अब जितने लोगों के दिमाग में ये बातें पहुंच गई है
वो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि सर मैंने सोच लिया है क्या होगा और कैसे होगा। जिसके पास नहीं पहुंची है उसे मैं बताता हूं। भैया Br और H यहां पे सेम प्लेन में है, याद आया एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन को बहुत ही ध्यान में रखते हुए ये आपको यहां पे बताया गया है। यानी यहां पे जो एलिमिनेशन होगा वो कौन सा एलिमिनेशन होगा? एंटी एलिमिनेशन होगा। ध्यान रखना है आपको, एंटी एलिमिनेशन। इसी वजह से यार इन्होंने सिस और ट्रांस का खेल खेला है। अगर एंटी एलिमिनेशन ना बताना होता, ना पूछना होता, तो सिस और ट्रांस का कोई मतलब ही नहीं होता। अब यहाँ पे जो ये Br है, ये H है, ये सेम प्लेन में है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी एलिमिनेशन होगा एंटी एलिमिनेशन होगा। और एंटी एलिमिनेशन के लिए भैया तो ये H किसी भी सूरत में निकलेगा नहीं। अगर ये H किसी सूरत में नहीं निकलेगा भैया, तो जो यहां से H निकाल के जिसने प्रोडक्ट बनाया वो कभी प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। माइनर में नहीं, कभी नहीं, कुछ भी, कोई भी परसेंटेज इसके होने के चांसेस नहीं है। यानी गाइस इस केस में ओनली प्रोडक्ट यही आएगा, ओनली प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके बारे में बहुत ही बेहतर डिस्कशन वहां पे किया था। ओनली प्रोडक्ट मतलब ये 100% यही बनेगा आपका, ठीक है। अगर एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं तो क्योंकि 100% यही बनेगा। फाइन, सारे एलिमिनेशन। अच्छा, अब ये नहीं रहा तो अब आपके पास कोई समस्या ही नहीं रही। डाउट तो यही था ना कि सर यहां से कर रहे हैं तो सर्जेप प्रोडक्ट आ रहा है। बाकी काफी लोगों को मुझे पता है कि जिसने नहीं अंडरस्टैंड किया होगा एंटी एलिमिनेशन, उसने यही आंसर किया होगा। फाइन, तो इसका आईपीएससी नाम लिखना मुश्किल है क्या? नहीं मुश्किल होगा। 1 2 3 4 5, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को ही मिनिमम लोकेंट के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर लेंगे। क्या आ जाएगा? 3 फेनिल साइक्लोपेंटीन, 3 फेनिल साइक्लोपेंटीन, यानी एक ही ऑप्शन में। फाइन गाइस, जिसने ये किया होगा वो क्या करेगा? 1 फेनिल साइक्लोपेंटीन, ये वाला आंसर के साथ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी एलिमिनेशन में सिस ट्रांस की बात हो, यानी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन हो एलिमिनेशन में, तो आपको एंटी एलिमिनेशन ही जाना पड़ेगा। फाइन, ये IEEE 2006 में आया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एंटी एलिमिनेशन बाय E2 मैकेनिज्म। इसे नोट कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। अगर आप देखिए फिर से वही बात, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्टेंट दिया गया, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन किया गया है। सब में आपको करस्पॉन्डिंग एल्कीन नजर आ रही होंगी। गाइस अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे OH लगा हुआ है, यानी कोई एल्कोहल है जिसका डिहाइड्रेशन किया गया, और आपको मेजर एल्कीन के बारे में जज करना है। IEEE 2010 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, मैं चाहता हूँ इसे आप खुद ट्राई करें, उसके बाद मैं इसे आपको बताता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, जो मैं बोल रहा था पिछले क्वेश्चन में कि और अच्छा हो सकता है, उसी को उन्होंने सोचा कि और अच्छा बना सकते हैं। ऑब्वियसली जैसे जैसे यार हम लोग नए जमाने की तरफ बढ़ते गए हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन बेटर होते गए, आपको अंदाजा लग रहा होगा। 2002 से स्टार्ट किया, 2010 में, अभी हम लोग 19-20 में भी आएंगे, ठीक है। 2019 और 20 के क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको थोड़ा और बेटर लगेगा। तो मैं चाहता हूँ इसे ट्राई करें, उसके बाद सही आंसर तक अपने आप पहुँचे। कर लिया होगा? चलिए, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसे यहाँ से हटाऊंगा। नोट कर लिया होगा आई होप। इसको जरा देखिए, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा है, क्या लिख रहा हूँ? C6H5CH2CHOH, फाइन। यहाँ पे CH और इसके साथ 2 CH3 लगे हुए हैं, ठीक है। जो यहाँ लिखा था मैंने वहीं ऊपर ली था, मैं इसे हटा दे रहा हूँ, ये बचा। अब इसी का क्या किया गया? कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया गया। ठीक है, हमें पता है कि अब ये डिहाइड्रेशन होने वाला है, फाइनली H2 वो निकलेगा, ठीक है। अब लेकिन डिहाइड्रेशन में हम लोग अगर ने यार मैकेनिज्म पढ़ा है, ठीक है, मैकेनिज्म पढ़ा है, तो अगर आप देखें तो कार्बोकैटायन यहाँ पे अगर आप बनाएंगे, अगर हर चीज सोचे, कार्बोकैटायन के बारे में सोचे या एलिमिनेशन के बारे में सोचे, या फिर कोई सीधे सीधे डिहाइड्रेशन कर दे। डिहाइड्रेशन कोई सीधे सीधे करने की क्या सोचेगा? अल्फा ये है, बीटा ये है, बीटा ये है। अगर कोई सीधे सीधे करेगा तो भैया उससे गलती हो जाएगी, पक्का गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं कि डिहाइड्रेशन में भी कभी हाफ मैन होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई सोचेगा तो सोचेगा यहाँ से H निकाल दें, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर लेफ्ट साइड से H निकालेगा तो कोई ये एल्कीन बनाएगा, क्या? C6H5CH डबल बॉन्ड CH
CH3 एंड CH3 ये बनाएगा। अच्छा कोई अगर राइट साइड से H निकालेगा, इस बीटा से निकालेगा, तो कोई ऐसे बनाएगा C6H5 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 और ये CH3। और लोग खुश इसलिए हो जाते हैं, कहते हैं भैया ये वाला हमारा आंसर होगा, ये वाला क्यों? क्योंकि हमने उस बीटा से H निकाला जहां के हमारे पास मिनिमम है। मतलब ये बीटा जो है वो सेट-जेफ के अकॉर्डिंग है, यानी जो ये प्रोडक्ट बना है वो सेट-जेफ प्रोडक्ट है और ये स्टेबल है। लेकिन भैया अगर आप मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कभी गलती नहीं होगी आपसे। मैकेनिज्म क्या कहता है कि पहले प्रोटोनेट कीजिए इसको, ठीक है, आप इसको प्रोटोनेट करेंगे, उसके बाद यहां से वाटर निकालेंगे, आप कार्बोकैटायन बनाएंगे, यानी इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, जब ये वाटर निकलेगा। मैं कुछ स्टेप्स बढ़ा नहीं रहा हूं कि बार बार मैं लिख लिख के बढ़ा रहा हूं, इतनी बातें आपको अब समझ में आ रही होगी। H+ अटैक करेगा, ये H2O प्लस हो जाएगा, फिर वाटर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैंने 1-2 स्टेप इसी में कर दिया है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब गाइज इस कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, फिर किसी ने कहा कि सर रीअरेंजमेंट में हम 2 डिग्री से कहां जाते हैं? 3 डिग्री। सर यहां चले जाए तो स्टेबल हो जाएगा। भैया इससे ज्यादा स्टेबल यहां हो जाएगा, 2 डिग्री को 2 डिग्री में रीअरेंज कर देंगे तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर कह रहे होंगे ये क्यों? भैया ये 2 डिग्री क्या है, ये अभी 2 डिग्री जो है वो 3 हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज है, लेकिन ये कार्बन जो है, ये कार्बन क्या है? बेंजाइलिक कार्बन है। क्या है? बेंजाइलिक कार्बन। और जब बेंजाइलिक कार्बन पे आ जाएंगे तो बेंजीन का रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोकैटायन हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आएगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, हाइड्राइड आयन शिफ्ट। हाइड्राइड आयन शिफ्ट से जब H यहां से हटा के यहां ले आओगे तो ये H2 हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, हाइड्राइड। और यहां क्यों लाया? 2 डिग्री को 2 डिग्री में रीअरेंज क्यों किया? क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री जो था वो लेस स्टेबल था इस 2 डिग्री से। अच्छा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता तो भैया इस 3 डिग्री से भी ये 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ट्रेंड बताया था कार्बोकैटायन में, सबसे पहला स्टेबिलिटी किससे देखते हैं? मेसोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट से। अगर किसी में मेसोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है तो उसमें हम हाइपर कंजुगेशन चेक करते हैं, लेकिन इस कार्बोकैटायन में तो रेजोनेंस इफेक्ट है ना, तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। अच्छा इस कार्बोकैटायन के पास अगर पहुंच गए तो ये मैक्सिमम स्टेबल अगर ये हो गया तो क्या अब आपके पास कोई फेवरेबल पोजीशन है? यानी अब ये अल्फा हो गया, आपके पास एक ही बीटा पोजीशन है, यहां से H निकालोगे और यहां से H निकालोगे तो गाइस क्या मिलेगा? ये आपका जो बना ये ऊपर वाला मेजर मिलेगा। यानी ये जिसके बारे में आप सेट-जेफ से सोच रहे थे वो तो बनेगा ही नहीं, तो ये बन गया। अच्छा ये बन गया तो बेंजीन के साथ पाई बॉन्ड रेजोनेंस में। अच्छा एक बात मैं यहां पे आपको बता दूं, ये बन गया। अच्छा ये ऑप्शन के पास पहुंचे, लेकिन तो ऑप्शन तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिखा है। अच्छा इससे आपने ये 2 ऑप्शन हटा दिए, ये दोनों ऑप्शन आपने तुरंत हटा दिए। क्यों? क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बन से डबल बॉन्ड यहां नहीं लगा है। अच्छा यहां पे अगर आप देखें तो बेंजाइलिक कार्बन से यहां डबल बॉन्ड है, बेंजाइलिक कार्बन से यहां डबल बॉन्ड है। ये दोनों कैसे आइडेंटिफाई करें? इन दोनों को कैसे अलग करें कि भैया कौन स्टेबल है? तो आप जरा इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री देखिए, H अपोजिट है, ठीक है, तो आप इसे E आइसोमर पढ़ लीजिए अगर मन करता है। अगर आप E को ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करते तो इसे ट्रांस पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ पे EZ ही ज्यादा फेवरेबल होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। लेकिन अगर ये देखिए ये Z है। अच्छा E और Z क्यों बता रहा हूं? यहाँ पे जो भैया ये बल्कि ग्रुप फेनिल है, वो आइसोप्रोपिल है, फेनिल आइसोप्रोपिल एक दूसरे के अपोजिट है, ट्रांस मैनर में अरेंजमेंट है। कोई E बोले या कोई ट्रांस बोले चलेगा, जेड बोले या कोई सिस बोले चलेगा, फाइन। अब यहाँ पे क्या है? ये दोनों सिस मैनर में रेंज है। और गाइज ये आपको पता है कि सिस मैनर में जो है रिपल्सन मैक्सिमम होता है, ट्रांस में रिपल्सन मिनिमम होता है। तो गाइज ये क्या हो जाएगा? आपका मेजर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइन। अच्छा जो मैंने अभी तक आपको मेथड बताया, इसमें H+ अटैक किया, कार्बोकैटायन बनाया, कार्बोकैटायन रीअरेंज किया, ऐसे किया। अच्छा अगर किसी के दिमाग में ये ना आए, कोई क्विक करना चाहे और वो मतलब ज्यादा मैकेनिज्म उसे अच्छा ना लगता हो, फिर वो कैसे सोचेगा? वो फिर अपने पुराने तरीके सोचेगा। पुराने तरीके का क्या मतलब है? जैसे अभी हमने लोगों ने किया था, क्या उसी को मैं अगर बार फिर से लिखूं, यहाँ पे OH, यहाँ पे कुछ इस तरह से, और
जब इस तरह से उसने लिखा तो कहा कि सर मेरे पास जितने पॉसिबल बीटा हाइड्रोजन होंगे उसको मैं पहले निकाल लूंगा डिहाइड्रेशन के साथ। मैंने बोला निकाल दो। फिर उसने कहा कि सर ये अल्फा जिससे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है OH माइनस, यानी ये बीटा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, यानी यहां से और यहां से दोनों H निकाल के मैं दो प्रोडक्ट बनाऊंगा और उन्हीं प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी तो आप चाहते हैं। तो अगर इसने बनाया तो पहला ये बनाया, कुछ पहला ये बनाया। अच्छा दूसरा क्या बनाया, दूसरा कॉन्जुगेशन राइट साइड में आया। अब ये दो बनेंगे और सर इन दोनों में जो स्टेबल होगा वही आपका एल्कीन होगा, वही प्रोडक्ट होगा। तो मैंने कहा भैया बताओ, तो अगर किसी ने केवल हाइपर कंजुगेशन देखा 3 3 6 2 8 यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन है और आपने बताया है कि एल्कीन में जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, इसके पास आए तो बोले कि सर केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसने बोला सर ये मेजर हो गया। लेकिन अब वही है भैया कि किस कॉन्सेप्ट में आपका क्या पकड़ है। ये अगर आप देखें तो ये जो पाई बांड है, ये एल्कीन जो है बेंजीन रिंग के जो पाई बांड है उनके साथ ये कॉन्जुगेशन में है। यानी अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या है, ये कॉन्जुगेट सिस्टम है। क्या है, कॉन्जुगेट सिस्टम, और ये आइसोलेट सिस्टम है। तो ध्यान दीजिएगा कॉन्जुगेट सिस्टम हमेशा मोर स्टेबल होता है आइसोलेटेड सिस्टम से। फाइन। तो किसी ने इसको से देखा कि अगर डबल बॉन्ड यहां आएगा तो ये कॉन्जुगेशन में होगा और कॉन्जुगेटेड सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है नॉन कॉन्जुगेटेड से, तो उस बेसिस पे इस ऑप्शन को वो एलिमिनेट कर देगा। और फाइनल आंसर करने के लिए भैया अभी भी आपको सिस ट्रांस EZ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फाइन। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा होगा, पहला। ये तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर रहा। ध्यान दीजिएगा इसको एक अलग क्वेश्चन में फिर से पूछा जा सकता है। क्या ऐसे क्वेश्चन लिखा आपके सामने आया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सेटजेफ। ऐसे लिख देगा कि कौन सा प्रोडक्ट सेटजेफ के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा और आपसे ये ऑप्शन में दे दे, तो भैया ये सेटजेफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनाया, ये हॉफमैन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया। क्यों? क्योंकि सेटजेफ चाहते थे ये H निकले और हॉफमैन चाहते हैं उस कार्बन से निकले जहां H ज्यादा हो। तो फाइनली इस तरीके से, फाइन, नोट कर लीजिए। डिस्कशन लंबा था लेकिन क्वेश्चन आसान था। बहुत सारी बातें इसमें सोचनी थी, उसी हिसाब से इस पे हमने थोड़ा सा समय दिया। जिसने सोच लिया वो आगे बढ़ सकता है तेजी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया गया कि मेजर प्रोडक्ट बताइए। तो सबसे पहले इसको देख के आपको पहचानना है क्या बातें हैं। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो इस कार्बन से फेनिल लगा है, ठीक है, एक ब्रोमीन लगा है जिसका भैया आपका बेस और डैश से रिप्रेजेंटेशन किया है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है फिक्स किया उन्होंने। और रिएक्शन किससे कराया गया है, इससे पहचानते हैं, इसे पहचानते हैं, पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, इसे पहचानते हैं। तो लोगों को तुरंत समझ में आएगा पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड को कैसे भूल सकते हैं। पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड ये क्या है, बल्की एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बल्की और स्ट्रॉन्ग बेस सुनते ही दिमाग में एक ही बात आता है, E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन कौन सा मैकेनिज्म, बाय हॉफमैन मैकेनिज्म। यही बात समझ में आती है। मैंने आपको बताया था कि जब जब भैया टर्ट ब्यूटॉक्साइड होगा किसी के साथ और वहां पे उस अल्फा के रिस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन होगा, जिस अल्फा के साथ लिविंग ग्रुप लगा उसके साथ कोई भी बीटा हाइड्रोजन होगा, तो पहले ये क्या करेगा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन उसी केस में करेगा जिसमें बीटा कार्बन हो ही ना, और उस केस में सब्स्टिट्यूशन मजबूरी में करेगा। फाइन। अब यानी ऑप्शंस कैसे दिए गए हैं, प्लस माइनस दिस, यहाँ पे देखिए ये आपको लगा दिया। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे क्या, ये लिविंग ग्रुप हटा और ब्यूटॉक्साइड आयन लग गया। प्लस माइनस का मतलब क्या कह रहे हैं कि आप समझो कि ये SN1 रिएक्शन हो रहा है। क्या आप समझो SN1 रिएक्शन हो रहा है और रेशमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या हम सब बेवकूफ बैठे हैं कि ये कहेंगे SN1 और हम सब मान लेंगे? इनका तो भैया काम ही है हमको उलझा के रखना किसी क्वेश्चन में। ये कह रहे हैं ये SN1, मतलब ये पहला ऑप्शन जिन्होंने सोच के रखा है वो SN1 के अकॉर्डिंग सोच के रखा है।
बकवास ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन एल्कीन बनाया है, दूसरा ऑप्शन एल्कीन बनाया, और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो H होगा वही H ब्यूटॉक्साइड आयन जो है एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ से Br निकल जाएगा। और हमने सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दी है, क्या कहानी एक्चुअली यहाँ पे हो रही है, और बताने की मुझे जरूरत भी नहीं है शायद। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में आपको क्लास में ही कराया है। तो C6H5 कुछ गाइज, यहाँ पे भी आप इस कंपाउंड के स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में ये सोच सकते थे। ये जो बनाया उन्होंने, ये ट्रांस बनाया, सिस भी बना के ये बता सकते थे। यानी अब ऑप्शन इनको अगर बनाना होता तो और भी एक ऑप्शन बनाते, सिस फॉर्म में एक ऐसा ऑप्शन होता, एक ऐसा ऑप्शन होता, लेकिन इनको स्टीरियोकेमिस्ट्री में ज्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में ज्यादा सोचा इन्होंने। लेकिन ये कितना भी सोचते रहे, हमें पता चल गया है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, बी वाला। सी कैसे सोचा इन्होंने, सी ने सोचा इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। क्या सोचा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, कि आप इसे समझिए SN2 हो रहा है, तो क्या हम समझेंगे, अरे नहीं समझेंगे। इन्होंने भी वही सोचा कि इसे SN2 समझिए, मतलब वही बात है। तो भैया हम जानते हैं कि ये बल्कि बेस एलिमिनेट करने के लिए आएगा जब जब उसे बीटा हाइड्रोजन मिलेगा, जब जब उसे बीटा हाइड्रोजन मिलेगा, पोटेशियम टेट्राब्यूट ऑक्साइड एलिमिनेशन ही कराएगा। E2 मैकेनिज्म बाय हॉफमैन, यहाँ पे चॉइस नहीं था सर्जेफ और हॉफमैन का, लेकिन अगर चॉइसेस भी होगा तो कौन सा, हॉफमैन। फाइन, जेईई मेंस 2016 में आया था, अप्रोप्रिएट आंसर नोट कर लीजिए इसे। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है, इसमें भी आपको क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट ही बताना है। फाइन, चलिए कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे गाइज ये क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड, और हमने आपको बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड या अल्कोहलिक KOH, ये सब क्या होते हैं गाइज, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या फेवर करते हैं गाइज, E2 एलिमिनेशन। क्या फेवर करते हैं, E2 एलिमिनेशन, ध्यान दीजिएगा। अब E2 एलिमिनेशन के लिए आपके पास चॉइसेस हैं, और कोई चॉइसेस भी नहीं है एक्चुअली बोले तो। यहाँ पे अल्फा है, ये बीटा है, और ये बीटा है। गाइज इस बीटा के पास अगर आप देखें तो इसके पास 2 H है, एक H बेस पे लगा होगा तो दूसरा H डैश पे होगा। फाइन, E2 एलिमिनेशन यानी एंटी एलिमिनेशन हमें करना है। यहाँ पे गाइस दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर आप देखें तो ये इस कार्बन पे 2-2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो यहाँ पे तो ये है ही नहीं, तो चॉइस तो है नहीं इस मेथॉक्साइड आयन के पास कि कोई ऑप्शनल देखे सर्जेफ हॉफमैन। तो क्या करेगा, इसी H को जो इसके अपोजिट प्लेन पे है उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये Br लीव कर जाएगा। यानी यहाँ पे आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, इस तरह से E2 प्रोडक्ट। फाइन, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही ऑब्वियस था, तो जिसके करस्पॉन्डिंग आपका आंसर बी आ जाएगा। जेईई मेंस 2018 में पूछा गया था, नोट कीजिए प्लीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, डाइब्रोमो कंपाउंड दिया गया एल्कोहलिक KOH एक्सिस में। गाइस फिर से एल्कोहलिक KOH एक्सिस विद हीट, यानी एलिमिनेशन हो रहा है, और बहुत ही क्लियरली इन्होंने इंडिकेट भी कर दिया है एल्कोहलिक KOH हीट देके कौन सा एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन हो रहा है। गाइज एक्सिस से मतलब ये दोनों ब्रोमीन यहाँ पे हटाने हैं। एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी बताता हूँ कि ये जब डाई ब्रोमो दिए गए दोनों एलिमिनेशन होंगे, तो एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉन्जुगेट सिस्टम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फाइन, अब कॉन्जुगेट सिस्टम की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन में, यहाँ भी कॉन्जुगेशन, यहाँ कॉन्जुगेशन, यहाँ कॉन्जुगेशन। अच्छा, अब अगर मैं देखूँ ये फेनिल है, फेनिल का मतलब क्या भैया, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होगा, फेनिल रिंग है, फेनिल है, बेंजीन रिंग होगा। अब सिस्टम मैंने बोला कि जो भी मैक्सिमम कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्या यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, तो ये सिस्टम जो है बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं है। सिमिलरली ये भी बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं है, ये दोनों के दोनों बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। बात करें कैसे, अब जरा देखिए, अगर मैं सोच रहा हूँ एक एक करके एलिमिनेशन करने की, तो ये अल्फा है,
यहाँ पे H होगा तो ये बीटा है और ये बीटा। अब पहली बार अगर एलिमिनेशन करूंगा तो अल्फा से यहाँ से H निकाल दूंगा और यहाँ से यहाँ से H निकाल दूंगा बीटा से, और अल्फा से Br निकाल दूंगा। आप समझ रहे होंगे कि OH माइनस जो है इस बीटा H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे Br लीव कर जाएगा साइमल्टेनियसली, क्योंकि E2 मैकेनिज्म हम जज कर चुके हैं। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो जरा देखिएगा क्या आएगा। पहला प्रोडक्ट क्या आएगा? पहला प्रोडक्ट जो आएगा कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। तो यार ऑप्शन ही खत्म हो गया आई थिंक। नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे इस तरह से आंसर नहीं दिया गया, आंसर इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन जो है इस तरह से दिए गए हैं। तो फाइनली अब तो ऑब्जर्वेशन से थर्ड ऑप्शन जो गाइस था ये था, प्लीज इसे सुधार लीजिएगा। अब ऑप्शन ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं है, डबल सिंगल सिंगल देन डबल। तो भैया एक ही ऑप्शन आपके पास है, तो बाय ऑब्जर्वेशन ही आप आंसर यहाँ पे कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ इसको। एक बार एलिमिनेशन कर दिया, ये डबल बॉन्ड है। अच्छा, दूसरी बार आपके पास चॉइसेस क्या है? अब एल्कोहलिक KOH अगर फिर से यहाँ पे आ रहा है तो फिर से क्या नए तरीके से सोचेंगे हम लोग, जिससे Br लगा हुआ अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ से H निकालेंगे तो नॉन कॉन्जुगेटेड होगा, यहाँ से H निकालेंगे तो कॉन्जुगेटेड होगा। बस वही सोच लेना होता है। तो यहाँ से जो KOH है ये जो इस H को अपनी तरफ करेगा, ये बॉन्ड इधर, यहाँ से Br लीव कर जाएगा, यानी कुछ इस तरह से। यहाँ से PH फाइन और यहाँ पे से गाइज। अब इसको जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है ये कुछ इस तरह से, ऐसे ये सिस्टम आपके पास आएगा। तो ये सिस्टम आपके पास कहाँ नजर आया? यही आपके पास नजर आ रहा होगा, फाइन, इस तरह से। यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा शुरू में भी है, इसीलिए हर जगह पे एक एक कार्बन एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, ठीक है, एक एक कार्बन एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, क्योंकि एक CH3 यहाँ पे ऑलरेडी पहले लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। फाइनली आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो क्या कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, लॉजिक क्या था? इस क्वेश्चन में लॉजिक बस यही था कि जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आए वो क्या हो, कॉन्जुगेटेड हो। कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ बेंजीन के साथ डबल सिंगल डबल, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रॉपर कॉन्जुगेशन में होगा बेंजीन के साथ, ठीक है। तो इससे मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो जब आपको यार आपको ये देखना पड़े कि मल्टीपल एलिमिनेशन हो रहे हैं, मैक्सिमम एलिमिनेशन हो रहे हैं, तो आप क्या देखें, कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखें। कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम से ज्यादा स्टेबल होता है। फाइन, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से इसमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है। इसको आप देखिए तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया है। फाइनली ये भी डैश बेस पे ही दिया गया है, अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, फाइन। और उसको देखने के साथ साथ इसको भी देखना भैया, सोडियम एथॉक्साइड विथ हीट, सोडियम एथॉक्साइड विथ हीट क्या बताता है ये, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस में हम एक ही चीज जानते हैं, क्या, E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन होगा। अच्छा, एलिमिनेशन होगा यानी मल्टीपल बॉन्ड आएगा, तो यही दोनों ऑप्शन होंगे, ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ये दो ऑप्शन धोखा देने के लिए इन्होंने कन्फिगरेशन पलट दिया था कि आप SN2 के बारे में सोचें, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस, हाई टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर पे हम क्या सोचते हैं, E2 एलिमिनेशन। अच्छा, E2 एलिमिनेशन के बारे में अब जरा देखिए क्या हो गया। ये अल्फा है जिससे Cl लगा हुआ, क्योंकि लीविंग ग्रुप फाइनली Cl है। बीटा आपके पास ये है, बीटा आपके पास ये है। भैया ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्या, बल्कि है नहीं, स्मॉल स्ट्रॉन्ग बेस है, स्मॉल स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऑब्वियसली सेटजेफ प्रोडक्ट, सेटजेफ प्रोडक्ट। यानी इस बीटा से H निकाल दीजिए और डबल बॉन्ड यहाँ ले आइए, CH3 के साथ नहीं रहेगा। यानी कौन सा ऑप्शन आपके पास आया, आपके पास ऑप्शंस ये वाला सेकंड ऑप्शन, क्योंकि CH3 जैसे था वैसे बना रहेगा,
CH3 के साथ ऐसे नहीं निकलेगा, CH2 के साथ निकलेगा, तो यही प्रोडक्ट आपके पास आ गया। फाइन, JEE 2019 में, ठीक। तो इसीलिए मैंने आपको काफ़ी समय दिया E1 E2 और E1 CB में, और आपको याद होगा एक वीडियो हम लोगों ने E1 E2 पढ़ने के बाद अपलोड किया था हमने, जिसमें कंपैरिजन किया था E1 का, SN1 का, E2 का, SN2 का, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में कि भैया E1 होगा या E2 होगा, SN1 होगा, SN2 होगा। और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर करके अलग अलग कंडीशन के साथ चेक किया था। फाइन, तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड ऑप्शन के साथ खत्म हो रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसे नोट करने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बताना है। मैं चाहता हूँ फिर से वही हमेशा की तरह आप इसे खुद ट्राई करें, उसके बाद आप आंसर पे जाएं। तो काफ़ी लोगों ने ट्राई भी किया होगा इसे। फाइन, चलिए चेक करते हैं क्या है। ये क्या है, कोई एल्किल हैलाइड है, ठीक है, यहाँ ब्रोमाइड लगा हुआ, क्योंकि समझ में आ रहा है ये क्या है, ब्रोमाइड लगा हुआ। ये क्या है गाइस, मेथेनॉल। मेथेनॉल दूसरे तरीके से बोले तो प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट गाइस, पोलर सॉल्वेंट, क्या कोई है टेम्परेचर वगैरह का जिक्र किया गया है? नहीं, कोई टेम्परेचर नहीं है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, कोई टेम्परेचर ना हो गाइस, ये SN1 मैकेनिज्म फेवर करता है। SN1 मैकेनिज्म फेवर करता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, SN1 होगा तो जितने भी एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाए इन्होंने, ये दोनों तो खत्म हो गए, ये दोनों आए। अच्छा, इन दोनों में आने के बाद अब आपको अगर SN1 के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी इन डेप्थ, तो आप आसानी से अभी भी बिना कुछ किए आंसर कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। क्या डेप्थ की जानकारी? SN1 में आपको पता है कि कोई भी रिएक्टेंट से स्टार्ट करते थे तो फाइनली एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता था। इफ कार्बोकैटायन में अरेंज तो उसका रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता था, तो एक दूसरा कार्बोकैटायन बनाते थे जो ये मोर स्टेबल होता था, ठीक है, ये मोर स्टेबल होता था, लेस स्टेबल होता। फिर क्या करते थे हम, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते थे, यही तो होता था। एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। तो जरा आप यहां बताइए मुझे, यहां से अगर ब्रोमीन लीव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या पॉजिटिव चार्ज और भी स्टेबलाइज हो सकता है? हाँ, अगर ये हाइड्राइड यहां शिफ्ट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए, तो वो 3 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया जो ये कार्बन है, ये कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन है, और ये कार्बन की जो है आपका, ये क्या है, ये 2 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आके स्टेबलाइज होगा, और इसी पोजीशन पे क्या लगेगा, ये मेथॉक्साइड आयन का पार्ट जुड़ जाएगा। यानी आप सीधे सीधे बिना समय वेस्ट किए थर्ड ऑप्शन को आंसर कर देंगे। फाइन, मैं मैकेनिज्म लिख लिख के बता नहीं रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा समय दिया है हमने SN1 SN2 E1 E2 में। तो आपको अगर चाहिए होगा तो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनाइए, फिर हाइड्राइड शिफ्ट कीजिए, स्टेबलाइज कीजिए, फिर इसका अटैक कराइए, फिर बाद में दूसरे मोल ऑफ मेथेनॉल से इस एच को हटाइए। फाइन, तो इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। गाइस, इस बार एक स्टेप आगे बढ़ाया है, कोई बात नहीं, हम लोग इसे भी कर लेंगे। एक्चुअली जो हम लोग का मोटिव है पहले X निकालना। X अगर पता चल जाए तो Y भी हमें पता है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो अगर X पता चल जाए तो Y को हम लोग समझ लेंगे। तो पहले तो आप X को सोचिए कि X कैसे बनेगा। तो X सोचने के लिए हम पहले रिएजेंट पे नोटिस करते हैं कि रिएजेंट की इच्छा क्या है, किस नेचर का रिएजेंट है। भैया ये सोडियम एथॉक्साइड है और यहाँ पे हीट दिया गया है, यानी फिर से हम इतना कंक्लूड कर पा रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस है और E2 एलिमिनेशन है। आई होप कि आप इतना समझ पा रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस हीट के साथ E2 एलिमिनेशन समझ में आ रहा है। अच्छा, E2 एलिमिनेशन का मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है। तो हमारे पास H कितने तरीके के हैं? H हमारे पास देखें तो एक H यहाँ है और यहाँ तो 3 H है, और हमें लेकिन सेट प्रोडक्ट बनाना होता। भैया स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन स्मॉल बेस भी तो है, तो क्या करेगा ये OET माइनस इस H को यहाँ से हटाएगा, साथ साथ साइमल्टेनियसली ये Cl भी यहाँ से लीव कर जाएगा। तो आपको
कुछ यहाँ पे डबल बॉन्ड बनते हुए नजर आएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा। तो मैं x अगर सोचूं तो x मैं यही बना दे रहा हूं कुछ इस तरह से, ये आपका प्रोडक्ट x बन गया बाई E2 एलिमिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब x के बारे में, अब आप HBr के बारे में आप जानते हैं क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, HBr इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, आप मार्कोनिकॉफ जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा ना, मार्कोनिकॉफ, उन्हीं के हिसाब से एडेक्ट करा दीजिए। मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था कि भैया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ H ज्यादा होगा या H कम होगा। फाइनली बॉन्ड कुछ इस तरह से शिफ्ट होगा, माइनस और ये प्लस, यानी H वहां अटैक करेगा जहां H ज्यादा होगा। यही मार्कोनिकॉफ का रूल था, यानी आपका जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे Br आ जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे इस पे हम लोगों ने क्या किया, मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दिया। फाइन, तो बहुत ही आसानी से आपके पास ऑप्शंस आ गया। फिर से यार एक ज्यादा हो गई है। फाइन, कौन सा ऑप्शन आया? सेकंड। ये जेईई मेंस 2019 में आया था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं यार, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन नहीं आते। जेईई मेंस वगैरह की बात करें तो आपको अगर कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हैं तो ना, तो बहुत तेजी से हो जाएगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखा आपने हाफमैन के, या सॉरी सेट-जेफ एलिमिनेशन करा दिया, स्ट्रॉन्ग बेस E2 एलिमिनेशन करा दिया, फिर मार्कोनिकॉफ एडिशन करा दिया, सीधे ऑप्शन हटा दिया, एलिमिनेट करके ऑप्शन सही वाला आंसर कर दिया। नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें एक मेजर प्रोडक्ट बताना। आप देखिए फिर से एक ब्रोमाइड दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है? एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। फिर से आप देखें एथेनॉल, क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है, ठीक है। एथेनॉल में डिजॉल्व है तो बल्कि बेस थोड़ा सा कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस एथॉक्साइड एंड स्मॉल बेस डिजॉल्व इन एथेनॉल, ठीक है। अब जरा इसमें देखिए, एलिमिनेशन होगा, ये बात समझ में आता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन, तो ये ऑप्शन खत्म होता है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। ये 3 एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाए हैं, ठीक है। इन 3 एलिमिनेटेड प्रोडक्ट में अगर आप ऑप्शंस को देखें तो सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा नजर आएगा? यार यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे एक CH3 एक्स्ट्रा, ठीक है। ये अब जरा आप ऑप्शन देखिए, इसमें कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो एलिमिनेशन के लिए हम लोग देखें तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा। तो क्योंकि स्मॉल बेस है, स्ट्रॉन्ग स्मॉल बेस, तो स्मॉल बेस के प्रेजेंस में कौन सा एलिमिनेशन होता है? ऑब्वियसली सेट-जेफ। तो ये वाला बीटा एस का मतलब नहीं रहा, ये और ये दोनों पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कैसे सोचेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, ये वाला। तो ये वाला किसी ने निकाला तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ से एस निकाला किसी ने तो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। कौन सी बात सही है? तो फिर से वही सोचा होगा कि सर यहाँ से अगर आप एस निकालोगे तो डबल बॉन्ड जो आएगा वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होगा, यानी कॉन्जुगेशन में होगा। यहाँ से डबल बॉन्ड आएगा तो ये डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। और हम ये बात जानते हैं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। तो ऑब्वियसली ये वाला आपका बीटा एच जो है फेवरेबल हो जाएगा, यानी बेंजीन के साथ रेजोनेंस में एक ही ऑप्शन है। फाइन, नोट कीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देख समझते हैं क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज नॉट सुटेबल फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। गाइस एक एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखिए, ठीक है। 1 ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपीन बना दिया गया है। बोला गया है कि इस एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सुटेबल नहीं है। फाइन गाइस, पहला ऑप्शन देखिए सोडियम आयोडाइड, ये पहला ही ऑप्शन भैया सुटेबल नहीं है। क्यों सुटेबल नहीं है, मैं इसका रीजन आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो ब्रोमाइड आयन दिया गया है, आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, जब Na के साथ यहाँ पे फिलहाल सॉल्वेंट नहीं दिया गया, एसीटोन होता है, तो सोडियम यहाँ पे आइडोप्रोपेन बन जाएगा। इस केस में हाइलोजन एक्सचेंज मेथड, इसे आप जानते होंगे, हाइलोजन एक्सचेंज मेथड से नाम से इसे जानते होंगे इस केस में, या इसे दूसरे तरीके से इसका सही नाम क्या होता है,
फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। इसे आप जानते होंगे क्या, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन के नाम से जानते होंगे। एल्किल आयोडाइड बनाने की बहुत ही अच्छी मेथड, ठीक है, एल्किल आयोडाइड, ठीक है। यहाँ आयोडोप्रोपेन बोल सकते हैं, 1 आयोडोप्रोपेन। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, अगर NaI हो जाएगा, सीधे सीधे कौन सी रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते होंगे तो पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड चैप्टर में। ये क्या है भैया, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एलिमिनेशन करने के लिए ये बना है। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी एलिमिनेशन कर जाएगा, ये भी बेस है। हर किसी ऑप्शन में बेस दिए गए हैं जो एलिमिनेशन को आसानी से कंप्लीट करा देंगे। लेकिन पहला ऑप्शन जो है ये एलिमिनेशन ना कराएगा, सब्स्टिट्यूशन कराएगा, जो एक नेम रिएक्शन के थ्रू होता है जिसका नाम है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। गाइस ये जेईई मेंस ऑनलाइन 2017 में आया था, फाइन, इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या बोला गया है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये 4 आपको रिएक्शंस दिए गए हैं अलग अलग तरीके से। बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग which of these reactions will not produce Saint-Jep product, ठीक है। कौन सा इसमें Saint-Jep प्रोडक्ट नहीं देगा, ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन फोर्थ ओनली, डी ऑप्शन थर्ड ओनली। ये जेईई मेंस 2020 में आया था जैन फेज में, ऑब्वियसली अभी दूसरा फेज हुआ ही नहीं। जरा इसे आप देखेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं सुटेबल ढंग से बना दूं तो आप कुछ इस तरह से देखेंगे। यहाँ पे अगर आप इसे मैं थोड़ा सा और बेहतर बना दूं तो ऐसे दिखाई देगा, ये CH3H CH OH और ये CH3, कुछ ऐसे, फाइन। अब कंसंट्रेट में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो यहाँ से अल्फा, ये बीटा, ऑब्वियसली यहाँ से अब अगर आप पूरी मैकेनिज्म लगाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे Saint-Jep प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा। वो यहाँ पे वाटर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज यहाँ लाएंगे तो Saint-Jep, फिर यहाँ पे CH2 आ जाएगा, तो CH3 से तो ना निकाल के CH2 से H निकालेंगे तो आपका जो इसमें प्रोडक्ट आएगा वो Saint-Jep प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो पहला वाला Saint-Jep प्रोडक्ट आएगा। दूसरे वाले को भी थोड़ा सा इसी को और थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे ही, OH की जगह पे क्या है, यहाँ पे Br है और बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है CH, Br है और ये CH3। एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस, E2 एलिमिनेशन, यानी यहाँ से H, ये बीटा है, ये अल्फा है, तो अल्फा बीटा से आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा, ये यहाँ से Br, यहाँ से H, तो यहाँ पे भी क्या आपको मिलेगा, Saint-Jep प्रोडक्ट ही मिलेगा। यानी पहला दूसरा तो ऑप्शन में होने वाला नहीं है, फाइन। जब पहला दूसरा ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन एलिमिनेशन के हिसाब से पहला और दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अच्छा, इसके पास आते हैं तो रिएक्टेंट अगर आप देखें तो अभी भी सब में सेम है, लेकिन अब आप इस पे नजर डालें, ये क्या है, ये वही है भैया पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। और पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड के केस में हम जानते हैं कौन सा एलिमिनेशन, यहाँ पे E2 एलिमिनेशन, क्या E2 एलिमिनेशन बाई हॉफमैन मैकेनिज्म, ठीक है। हॉफमैन के थ्रू ये कंप्लीट होगा, यानी थर्ड ऑप्शन जो अपना होगा वो आपका क्या होगा, हॉफमैन होगा। तो अब चौथे को यहाँ पे आप चेक करें या ना करें, क्योंकि थर्ड और फोर्थ साथ में किसी ऑप्शन में है नहीं, फाइन। और आप चेक करना चाहें चेक कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये H निकलेगा, ये OH निकलेगा। E1CB यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, E1CB, क्यों, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है किसके प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम में, फाइन। तो डिहाइड्रेशन E1CB के थ्रू होगा तो ये भी Saint-Jep प्रोडक्ट ही आएगा, फाइन। तो इसका आसानी से आंसर लास्ट वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसे क्या बोला गया है, E2 रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड।
फाइन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन E2 रिएक्शन। अब E1 रिएक्शन के बारे में अगर आप देखें तो E1 रिएक्शन को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये 2 स्टेप की प्रोसेस होती है। E1 रिएक्शन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को चेक करते हैं, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उतना फास्टर रेस्ट। तो जरा देखिए इसमें ये क्या है, ये 1 डिग्री है, ये क्या है, ये भी 1 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री। लेकिन ये 2 डिग्री क्या है, ये एलाइलिक 2 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन जब जनरेट होगा तो ये स्टेबलाइज कार्बोकैटायन होगा, तो सबसे फास्टेस्ट D होगा। देख रहे हैं कितना ही बेकार सा ऑप्शन दिया गया, सबसे फास्टेस्ट D, और आप सीधे सीधे ऑप्शन D के पास जाइए। सेकंड ही ऑप्शन में सबसे पहले D है, सबसे पहले D जो आपका है वो सेकंड ऑप्शन में है। इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूं, जब भी आपका ऑर्डर वाला क्वेश्चन हो, कोई ऑर्डर दिया गया हो, डिक्रीजिंग हो इंक्रीजिंग हो, तो ऑर्डर में आप ऑप्शन को जरूर देखिए। क्वेश्चन करते करते ऑप्शन को देखिए। अब किसी ने ऑप्शन को ना देखा होता, एकदम जंगल टाइप की लड़ रहा होता इस क्वेश्चन से कि भैया सबसे पहले क्या आ गया, D आ गया। अब सोचेंगे ABC में ये क्या है, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। फिर थोड़ा और सोचेगा कि यहाँ से कंजुगेटेड सिस्टम आएगा तो फिर B हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में ये C आएगा क्योंकि 2 डिग्री है, फिर A आएगा। इतनी मेहनत करेगा, उसके बाद तब उसका आंसर आएगा। लेकिन जिसने ऑप्शन को नजर में रखा, एक को चेक किया कि ये सबसे फास्ट होगा, तो सबसे फास्ट D कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में D सबसे आगे है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन करना नहीं है गाइस। फिर बोल रहे सर क्या करना है, लेकिन करना नहीं है। उसका मतलब ये है कि सबसे कम समय में करना है, क्योंकि सब किसी को अगर समय मिल जाए तो आराम से कर देगा। लेकिन आपने क्वेश्चन बिना पेन चलाए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखा और आंसर कर दिया। क्विक करना होता है, क्विक, बहुत तेजी से। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये सबसे फास्टेस्ट रेट में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहा था, D सबसे आगे आएगा, तो देखा इत्तेफाक से एक ही ऑप्शन में D सबसे आगे था और उसी को हम लोगों ने कर दिया। फाइन, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है। ओके, जो आपको बताया गया है प्रोपिल ब्रोमाइड है। प्रोपिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसी Z से किया गया है, Z- से। अब ये Z- बोल रहा है कि अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट होता तो सब्स्टिट्यूशन होता, जिसके रिगार्डिंग आपको ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर Z ये बेस होता है तो इलिमिनेशन हो रहा है, जिसके थ्रू ये इलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलता है। फाइन, अब ये कह रहा है डिफरेंट Z के लिए जो KS सब्स्टिट्यूशन का पाथ बोला गया है और KE एलिमिनेशन का पाथ बोला गया है, ज्यादा अप्रोप्रिएट कब होगा, जहां पे Z ये आपको 2 दिए गए हैं। ठीक है, Z एथॉक्साइड आयन जिसे A बोला गया है, इसे पहचानते भैया, टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन जिसे B बोला गया। फाइन, फिर बोला गया KS एंड KE आर रिस्पेक्टिवली द रेट कांस्टेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, म्यू इक्वल टू K रेट कांस्टेंट अपॉन सब्स्टिट्यूशन अपॉन एलिमिनेशन। फाइन, द करेक्ट ऑप्शन। गाइज, ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा थोड़ा सा डरावना सा, क्योंकि इसका जो पाथवे है वो थोड़ा सा बेहतर रिप्रेजेंट किया गया है। अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं। क्यों? क्योंकि आप इसे पहचानते हो, टर्ट ब्यूटॉक्साइड को आपको देखते ही भैया वही है Me3CO-, क्या, टर्ट ब्यूटॉक्साइड, ये वही है। और इसे देखते ही हमें क्या समझ में आता है, बल्की बेस। क्या है ये? बल्की बेस। और बल्की बेस के लिए क्या फेमस है? एलिमिनेशन। और अगर ज्यादा समझना हो कौन सा एलिमिनेशन? हॉफमैन एलिमिनेशन। तो ये बात तो सेट हो गया कि भैया बी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एलिमिनेशन। यानी जो एलिमिनेशन का पाथ है KE, वो कब ज्यादा डोमिनेट करेगा? जब बेस बी होगा। यानी KE बी के केस में KE बी, मतलब ये KE A बोल रहे हैं तो ये गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। पहले ऑप्शन के पास आते हैं KE B। हाँ ठीक है, बेस जब जो एलिमिनेशन B के केस में फेवर होगा एज कंपेयर टू A, तो ये ऑप्शन अपने आप पास आया। सब्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली बात है भैया कि जब ये एलिमिनेशन फेवर करेगा तो यही सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ कर दिया इन्होंने, B बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन फास्ट देगा एज कंपेयर टू ए। फाइन, अदरवाइज ये भी ऑप्शन सही लिखा था, बस इन्होंने किसका गलत लिख दिया? सब्स्टिट्यूशन का।
तो देख लीजिए गाइज, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, जेईई मेंस 2020 में क्वेश्चन आया था। एक तो वही फिर से वही बात, रिप्रेजेंटेशन का सारा खेल था। अगर आपको बेस पता है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा लॉजिक पता है, तो आसानी से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। फाइन। तो गाइज इसी तरीके से आज हम लोगों ने क्या देखा, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन अभी तक बेस्ड ऑन एलिमिनेशन थे उसको हम लोगों ने कवर अप कर लिया। फाइन। जिसमें हमने E1 देखा, E2 देखा, E1 CV देखा, काफी हम लोगों ने मैकेनिज्म को यहाँ पे डिस्कस किया। फाइन। तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड गाइज। फाइन। तो आज की वीडियो खत्म रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।